नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। अभी तक हमने रसायन विज्ञान में काफ़ी लेक्चर्स दिए हैं। आज हम बायोलॉजी का शुभारंभ करेंगे। ध्यान देंगे, बायोलॉजी का शुभारंभ हम आनुवांशिकी या जेनेटिक्स से करेंगे। आनुवांशिक या जेनेटिक्स, तो प्रश्न उठता है कि आनुवांशिकी या जेनेटिक्स होती क्या है, या जेनेटिक्स होती क्या है। तो देखिए, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स आप कहेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागत और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। ध्यान दीजिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागत और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकी कहलाता है। तो हमने देखा आनुवांशिकी। अब प्रश्न उठता है कि वंशागत क्या होता है। आइए हम वंशागत को विस्तार से समझते हैं। एक कहावत के अनुसार समान को उत्पन्न करता है, लाइक गेट्स लाइक। देखिए, एक कहावत के अनुसार समान को उत्पन्न करता है, लाइक बिगेट्स लाइक। जैसे कि आम के पेड़ से आम प्राप्त होता है, गेहूं के पेड़ से गेहूं के बीज मिलते हैं, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है, बबूल के पेड़ से बबूल का बीज उत्पन्न होता है। उसी प्रकार धान के वृक्ष से धान उत्पन्न होता है। तो हम ये देखते हैं कि ये कहावत, यहाँ पे पुनः ध्यान दें, दूसरी कहावत, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। यदि आप बबूल के पेड़ को लगा रहे हैं, बो रहे हैं, तो उसमें आम पाने की लालसा या उम्मीद नहीं कर सकते, या आम आपको नहीं मिलेगा। बबूल के पेड़ से बबूल ही मिलेगा। अतः लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाना ही वंशागत कहलाता है। लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाना ही वंशागत कहलाता है। तो हमने देखा वंशागत को। और ध्यान दें, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें हम वंशागत लक्षण कहते हैं। तो अभी तक हमने वंशागत को विस्तार से समझ लिया। अब हम बात करते हैं विभिन्नता की। तो आइए हम विभिन्नता को समझते हैं। देखिए, जो वंशागत था, वंशागत इसको हमने समझ लिया। इसका दूसरा भाग जो है वो है आपका विभिन्नता। तो इसको हम समझेंगे। देखिए, आप कहेंगे कि हम इसे समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण लेते हैं। एक ही माता पिता से तीन अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, संतानें उत्पन्न होती हैं। ये संतानें देखने में आपको काफ़ी अंतर मिलेगा और इनके रंग रूप या बोली भाषा आदि में बदलाव होगा। लेकिन यदि आप जीव विज्ञान की दृष्टिकोण से देखें तो वे एक ही संतत या एक ही पेरेंट से उत्पन्न हुए हैं। इनके जीन में विविधता आई है, जिसके कारण ये एक दूसरे से अलग दिखाई पड़ रहे हैं। कभी कभी घर गांव में लोग कहते हैं कि ये बच्चा पापा पे गया है, ये बच्चा मम्मी पे गया है। तो काफ़ी लोग लक्षणों का मिलान करते हैं। अब हम इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। एक ही माता पिता से दो संतानें उत्पन्न होती हैं। एक संतान को हम गरीब स्थिति में रखते हैं और एक संतान को हम उचित पोषण देते हैं और उसे अमीर स्थिति में या अच्छे परिवार में रखते हैं। कुछ समय बाद हम यह देखेंगे कि जो गरीब घर का बच्चा है वह कुपोषण का शिकार हो जाता है, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। लेकिन जो अमीर घर या उच्च परिवार का बच्चा है, उसकी सेहत, उसका हेल्थ अच्छा रहता है। तो हमने देखा
कि विभिन्नता क्या होती है। आइए हम विभिन्नता को एकदम क्लियरली समझते हैं। तो आप कहेंगे एक ही पेरेंट से, एक ही पैतृक से या पेरेंट से उत्पन्न संतान लक्षणों में कितना भी समान क्यों न हो, एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान लक्षणों में कितना भी समान क्यों न हो, फिर भी उसमें कुछ न कुछ अंतर होता है। यही अंतर विभिन्नता कहलाता है। तो हमने अभी तक आनुवंशिकी को समझा। आनुवंशिकी में हमने देखा कि 2 भाग होते हैं, पहला वंशागत और दूसरा विभिन्नता। तो हमने इसको देखा। अब क्या है, आगे हम पढ़ेंगे आनुवंशिकी का इतिहास। आनुवंशिकी का इतिहास। देखिए, ये सब चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ा, वंशागत, विभिन्नता और आनुवंशिकी, ये तो लगभग हर जगह पर पढ़ाई जाती हैं। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको नीट, इंटरमीडिएट या हर परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसे टीचर्स अवॉइड कर देते हैं, इसे नहीं पढ़ाते हैं। काफ़ी जगह तो इसका जिक्र भी नहीं होता है। तो आप ध्यान से समझिए, आनुवंशिकी का इतिहास क्या है। पहले के समय में हर देश में राजा हुआ करते थे। और उस समय की खास बात यह थी कि राजा का बच्चा ही राजा बनना चाहिए। उस समय की खास बात यह थी कि राजा का बच्चा ही राजा बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब घर का लड़का राजा बन जाए। उस समय वैज्ञानिक परेशान थे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, राजा का लड़का ही राजा क्यों बनता है, कोई दूसरा क्यों नहीं बन सकता। आप लोग को ज्ञात होगा कि अकबर 13 साल की उम्र में क्या हुए थे। तो हम अकबर की बात कर रहे थे। अकबर 13 वर्ष की उम्र में राजा बन गए थे, बल्कि उनके मंत्री और भी जो लोग थे वे राजा नहीं बने। मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। यदि मंत्री बैरम खां या जो अन्य कर्मचारी थे वे राजा बन जाते तो पब्लिक नाराज़ हो जाती। इसलिए उस समय लोगों का मानना था कि राजा का बच्चा ही राजा बनता है। तो इस बात पर वैज्ञानिक बहुत परेशान थे। तो वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपना विचार दिया जो निम्नवत है। देखिए, पहले वैज्ञानिक हैं आपके पाइथागोरस। कौन है? पाइथागोरस। इनको तो आप लोग मैथमेटिक्स में भी जानते होंगे। पाइथागोरस, इनको आप मैथमेटिक्स में भी जानते होंगे। काफ़ी इनका मैथ में योगदान है। पाइथागोरस ने बताया कि इन्होंने आनुवंशिकी के बारे में कुछ अपना तथ्य दिया। इन्होंने बताया कि मेल बॉडी कुछ पार्टिकल उत्पन्न करता है। इस प्रकार समझिए आप, मेल और यह है फीमेल। तो इन्होंने कहा कि मेल कुछ पार्टिकल उत्पन्न करता है जो फीमेल में डिपॉजिट होता है या जाता है, और इसके द्वारा बच्चे का जन्म होता है। तो देखिए, इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि मेल कुछ पार्टिकल उत्पन्न करता है जो फीमेल बॉडी में पहुंचता है और इसके द्वारा बच्चे का जन्म होता है। और इन्होंने कहा एक थ्योरी सिद्धांत दिया जिसे इन्होंने पाइथागोरस इन्हें वेपर थ्योरी। देखिए, पाइथागोरस ने जो सिद्धांत दिया था उसे वेपर थ्योरी कहते हैं। वेपर थ्योरी। और पाइथागोरस के बाद जो दूसरे वैज्ञानिक आए उनका नाम था स्वामरडम। देखिए, जो दूसरे वैज्ञानिक आए उनका नाम था स्वामरडम। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे प्री फॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं। देखिए, स्वामरडम ने एक सिद्धांत दिया जिसे प्री फॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं। इन्होंने कहा कि जो मेल का स्पर्म होता है, उस पर आधा बना हुआ या अपरिपक्व
जो मेल का स्पर्म होता है उस पर अपरिपक्व पूर्ण विकसित नहीं होता है, अपूर्ण होता है, एक ह्यूमन बना होता है। तो आप इसे ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए एक स्पर्म है, स्पर्म पर ये जो हेड पार्ट है इस पर एक मनुष्य का बच्चा जो विकसित नहीं है वो बना रहता है, और यही कहाँ पे जाता है, यही फीमेल में जाता है, और फीमेल में जाने के बाद ध्यान देना यही स्पर्म फीमेल में जाता है और इसके बाद बच्चे का जन्म होता है। तो देखिए स्वामेरडम ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि जो स्पर्म होता है, जो स्पर्म होता है उसके टिप पर, टिप मतलब सिरे पर, टिप मतलब सिरे पर क्या होता है, मनुष्य का बच्चा बना होता है जो अपरिपक्व होता है, जिसका विकास नहीं हुआ रहता है। यही कहाँ पे जाता है, ये मेल में रहता है और ये फीमेल में डिपॉजिट होता है या ट्रांसफ़र होता है, इसके द्वारा बच्चे का जन्म होता है। तो इसे इन्होंने मतलब जो ये बना हुआ है बच्चा, इसका नाम दिया ह्यूमन कुलस। इसका नाम क्या दिया, ह्यूमन कुलस, ह्यूमन कुलस, कुलस, ह्यूमन कुलस, इसका नाम क्या दिया इन्होंने, यहाँ पर जो बच्चा है उसका नाम दिया ह्यूमन कुलस। ये आपने देखा। तो इसे प्रीफॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं। फिर अगले वैज्ञानिक आए, अगले जो वैज्ञानिक आए उनका नाम है मेपरचुइस। तीसरे जो वैज्ञानिक आए मेपरचुइस, मेपरचुइस। ये समझदार वैज्ञानिक थे, ध्यान देना ये समझदार वैज्ञानिक थे। इनसे कहा गया कि आप कुछ अनुवांशिकी के बारे में बताइए, इनसे कहा गया कि आप कुछ अनुवांशिकी के बारे में तो बताइए। तो इन्होंने कहा कि जो मेल होता है और फीमेल होता है, इन्होंने कहा कि जो मेल और फीमेल, ये देखिए फीमेल, जो मेल और फीमेल होता है ये दोनों कुछ पार्टिकल उत्पन्न करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि ये दोनों कुछ पार्टिकल उत्पन्न करते हैं, और यही पार्टिकल फीमेल के, यही पार्टिकल देखिए यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से निकलेगा, यही पार्टिकल फीमेल के गोनाड में मतलब जननांग में या गोनाड में जाकर इकट्ठा होता है। यही पार्टिकल गोनाड में जाकर इकट्ठा होते हैं और इससे बच्चे का जन्म होता है। ये लगभग सच के करीब थे, ये लगभग सच के करीब थे, लेकिन इनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये अपनी बात को सही तरीके से समझा नहीं पाए। इसके बाद चौथे वैज्ञानिक आए वे हैं C.F. वोल्फ। वे कौन है, C.F. वोल्फ। तो C.F. वोल्फ ने क्या बताया, देखिए इन्होंने बताया कि जो स्पर्म होता है वह मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में जाता है और जिसके द्वारा बच्चे का जन्म होता है। ये स्वामेरडम का सपोर्ट किया, ये स्वामेरडम का सपोर्ट किया और इन्होंने कहा कि जो स्पर्म होता है उस पर अपरिपक्व अविकसित ह्यूमनकुलस होता है, जो बाद में क्या होता है, फीमेल में जाता है और बच्चे का जन्म होता है। और इसके बाद जो अगले वैज्ञानिक हैं वे हैं डार्विन। देखिए डार्विन उस समय के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। उस समय डार्विन का प्रसिद्ध नाम था, वैज्ञानिकों में से डार्विन की बहुत चर्चा होती थी और यही कारण है कि मेंडल का जिक्र बाद में हुआ। तो आइए हम डार्विन की थ्योरी को कुछ समझते हैं। देखिए डार्विन से कहा गया, वैज्ञानिकों ने डार्विन से कहा कि आप कुछ अनुवांशिकी के बारे में बताइए। डार्विन से वैज्ञानिकों ने कहा कि आप कुछ अनुवांशिकी के बारे में बताइए। तो डार्विन ने कहा कि हाँ, उन्होंने अनुवांशिकी के बारे में बताया कि जो मनुष्य का शरीर होता है, शरीर के प्रत्येक भाग से कुछ पार्टिकल का निर्माण होता है। अब मान लीजिए ये एक मनुष्य का शरीर है, तो शरीर के प्रत्येक भाग से कुछ पार्टिकल का निर्माण होता है और यही पार्टिकल गोनाड में जाकर इकट्ठा होते हैं, जिसके द्वारा बच्चे का जन्म होता है। इनके सिद्धांत को पेनजीनेसिस सिद्धांत कहा गया।
सिद्धांत कहा गया। सिद्धांत कहा गया। और देखिए, शरीर के प्रत्येक भाग से जो पार्टिकल शरीर के प्रत्येक भाग से जो पार्टिकल निकलते थे उन्हें पेंजीन कहा गया। शरीर के प्रत्येक भाग से जो पार्टिकल निकलते थे उन्हें पेंजीन कहा गया। तो आपने इतना देखा, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इनकी बात का मजाक उड़ाया और इनकी थ्योरी को नकार दिया। जैसे उन्होंने कहा कि यदि किसी मनुष्य का हाथ कट जाता है यदि किसी मनुष्य का हाथ कट जाता है और उसके द्वारा जो बच्चा जन्म लेता है उसके तो हाथ होते हैं। उसी प्रकार उन्होंने कई प्रयोग चूहे पर करके दिखाया। चूहे की उन्होंने पूंछ को काट दिया, लेकिन पुनः प्रयोग हुआ और प्रयोग के द्वारा जो चूहा बना उसके पास पूंछ थी। तो इस प्रकार इनकी थ्योरी का काफ़ी हास्य भी किया गया। लेकिन बाद में जब इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ या अन्य प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन किया तब समझ में आया कि हाँ, ये सही थे। अब जो अगले वैज्ञानिक हैं वे हैं हमारे 6वें वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ये उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक में से एक हैं। इन्होंने जीवाणु की खोज कर दिया, इन्होंने शुक्राणु की खोज कर दिया, इन्होंने अंडाणु की खोज कर दिया, साथ ही साथ इन्होंने प्रोटोजोआ या अन्य प्रकार के एक कोशिकीय जीवों का भी क्या किया, खोज कर डाला। इन्होंने जीवाणु की खोज जो किया उसका क्रम ऐसे है कि इन्होंने अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी से बाहर गिर रहे पानी का एक बूंद लिया और इन्होंने उस पानी के एक बूंद को अपने सूक्ष्मदर्शी पर रखा। उन्होंने देखा कि पानी के जो बूंद को लिया था उसमें कुछ इस प्रकार ऐसे क्षणनुमा रचनाएं दिखाई दे रही थी और ये रचनाएं ऐसे बनी हुई थी। इन्होंने कहा कि ये कोई जीवित जीव है। कौन? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने कहा कि ये कोई जीवित जीव है। इसे उन्होंने वाइल्ड एनिमलक्यूल कहा। इसे उन्होंने वाइल्ड एनिमलक्यूल्स कहा। ये कहा क्यूल्स कहा, वाइल्ड एनिमलक्यूल्स कहा। तो आपने किसको देखा? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को। इन्होंने भी काफ़ी सिद्धांत अपना दिया। इन्होंने बताया कि शुक्राणु और अंडाणु के आपसी मिलन से जाइगोट बनता है और यही जाइगोट फीमेल बॉडी में विकसित होता है तथा बच्चे का जन्म होता है। इसके बाद जो वैज्ञानिक हैं वे हैं कार्ल र्यूटर। ये अनुवांशिकी की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे, किंतु कुछ कमियों के कारण ये असफल रहे। इनकी कमियां इस प्रकार हैं। ये अपने प्रयोग में गलत प्रयोगात्मक पदार्थ का चुनाव किया। ये अपने प्रयोग में गलत प्रयोगात्मक पदार्थ का चुनाव किया जो था तंबाकू का पौधा। दूसरी कमी क्या है इनकी दूसरी कमी है कि इन्होंने अपने प्रयोग में अनेक जोड़ी या कई जोड़ी लक्षणों को लेकर प्रयोग किया। इन्होंने अपने प्रयोग में कई जोड़ी या अनेकों लक्षणों को लेकर या अनेक जोड़ी लक्षणों को लेकर प्रयोग किया, जबकि मेंडल ने अपने प्रयोग में एक या दो लक्षणों को ध्यान में रखकर प्रयोग किया। तीसरी इनकी कमी है कि इन्होंने ऐसे लक्षण का चुनाव किया जिसमें मिश्रित लक्षण थे। मतलब इन्होंने जो लक्षण चुनाव किया, जिसका चयन किया इन्होंने, वे कैसे थे? मिश्रित थे, मतलब मिले जुले थे। जैसे लंबा बौना। उसके बाद है यहाँ मान लीजिए अगला जो लक्षण है लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प।
ये दोनों मिक्सिंग कैरेक्टर लिया है, मतलब सम्मिलित लक्षण लिया, इसलिए ये असफल रही। अगले भाग में हम देखेंगे ग्रेगर जॉन